हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए लास्ट तक बने रहे। राधिका अपनी सास बिमलेश से बोली, सासू माँ आप दिन में ही राहुल को बुला लिया करो, रात को कम से कम मेरी बारी तो आएगी। बिमलेश मुस्कुराते हुए अपनी बहू से बोली, रात को तेरे कमरे से बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही थी, अगली बार आवाज थोड़ी धीमी रखना वरना तेरे ससुर को पता चल जाएगा कि हम दोनों सास बहुएं कौन से कारनामे कर रही है। इस पर उसकी बहू राधिका ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो नीचे पानी लेने आई थी, लेकिन आपका कमरा भी कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा था। बिमलेश हंसकर बोली, तेरे ससुर कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पा रहे थे। वैसे भी लाला जी से मुझे अब इसकी उम्मीद नहीं है, उल्टा मेरा मन और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। मैं तो सोच रही थी कि रात को मैं तेरे पास आ जाऊं। इतना कहकर दोनों साथ बहू एक दूसरे से लिपट गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। छोटे से कस्बे के एकमात्र बड़ी कोठी वाले किराना के व्यापारी लाला सतीश गुप्ता है, जिन्हें लोग धीरू लाला के नाम से जानते हैं। शरीर तो मोटा और थलहे पर बातें इतनी मीठी कि शक्कर भी शर्मा जाए। लाला जी एक नंबर के मिलावटबाज, बेईमान, मौका परस्त, लालाची और झूठे इंसान थे। मैन चौराहे पर धीरू लाला की बड़ी किराना की दुकान थी, जिसके पीछे गोदाम और ऊपर 3 मंजिला मकान। इसे बस किराने की दुकान नहीं बल्कि एक छोटा मोटा सुपर स्टोर ही समझिए। रोज की जरूरत का हर छोटा बड़ा सामान वहां आसानी से मिल जाता, वह भी कम पैसों पर। लाला जी के आधे से ज्यादा ग्राहक उधार वाले थे, मतलब कस्बे का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसका लाला जी के पास उधार खाता ना हो। लाला जी सबको उधार देते, पर सिर्फ 1 महीने के लिए। अगर पैसे अगले महीने नहीं दिए तो आगे से उधार नहीं मिलेगा। लाला जी के पास बेशुमार पैसा था, पर लाला जी थे लंगोट के कच्चे। पता नहीं अब तक ना जाने कितने कारनामे कर चुके थे, खुद उन्हें भी याद नहीं। अब वह भी क्या करे, महीने में हर इतवार को वह वसूली पर जाते थे, जहां से जो वसूल हो जाए करने में हिचकचाते नहीं थे। साथ में उनके एक बाका गबरू जवान लड़का रहता था, जिसका नाम था राहुल। राहुल थीरू लाला जी की एक प्रेमिका से पैदा हुआ था, वो तो मर गई थी, पर लाला जी को अपनी कसम दे गई कि राहुल की देखभाल उन्हें ही करनी होगी। लाला जी ने शहर के एक अच्छे स्कूल में राहुल का दाखिला करा दिया। राहुल ने एंटर कर लिया और लाला जी के पास उनके कच्चे पक्के हिसाबों का लेखा झोखा करने लगा। राहुल ठीले बदन और मजबूत कद काटी का नौजवान था। लाला जी की पत्नी भी कोविड के दौरान चल बसी थी। एक ही लड़का था जो पढ़ लिखकर विदेश में नौकरी करता था। वो साल के 11 महीने विदेश में ही रहता और सिर्फ 1 महीने लाला जी के पास रहता। लाला जी की पत्नी ने मरने से ठीक 1 साल पहले उसकी शादी शहर की ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की राधिका से करवा दी थी, ये बोलकर कि लड़का शादी के बाद उसे भी अपने विदेश लेकर जाएगा। पर हुआ ठीक इसका उल्टा ही। शादी के बाद जब वो राधिका को छोड़कर चला गया, तब राधिका बहुत रोई, पर फिर उसने इसे ही अपना नसीब मान लिया था। और इसी बीच लाला जी की बीवी भी चल बसी। अब लाला जी के घर तो मानो जैसे ग्रहण सा लग गया था। घर पर नई नवेली बहू, और वो भी बिल्कुल अकेली। लाला जी का इतना बड़ा कारोबार। लाला जी की बहन कुछ दिनों तक आकर उनके घर तो रही, फिर वह भी चली गई। उनका भी अपना घर था। लाला जी तो मानो जैसे हंसना ही भूल गए हो। रोज रात को दुकान बढ़ाकर शराब पीने लग जाते। लाला जी के शुभ चिंतकों ने यही राय बनाई कि अब तो उनका लड़का आलोक नौकरी छोड़कर यहीं आ जाए और अपना कारोबार संभाले, पर आलोक ने नौकरी छोड़ने को मना कर दिया। सच तो ये था कि वो शादी के लिए भी तैयार नहीं था। उसे शादी के बाद का सुख बाहर से पूरी करने की आदत पड़ चुकी थी, पर माँ की जिद के आगे वह कुछ ना बोल पाया और नतीजा ये हुआ कि राधिका उसकी जिंदगी में आ गई। उसका अपनी
नई नबली दुल्हन राधिका से कोई खास लगाव भी नहीं हो पाया था। हाँ, पर इतना जरूर था कि दोनों एक दूसरे की जरूरतों को जी भरकर पूरा कर देते। राधिका ने आलोक को साफ साफ बोल दिया कि वो बच्चा तभी करेगी जब आलोक उसे अपने साथ विदेश लेकर जाएगा। कोई रास्ता नजर न माता देख सभी रिश्तेदारों ने दबाव बनाकर एक गरीब सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढकर लाला जी की भी शादी करा दी, जिसका नाम बिमलेश था। और वह लाला जी से उम्र में भी बहुत छोटी थी। बिमलेश एक तलाकशुदा थी। उसके पति ने उसको बांझ बताकर तलाक दे दिया था। वैसे बिमलेश खूबसूरत और भरे पूरे शरीर की खुशमिजाज लड़की थी। अब लाला जी को बच्चे तो पैदा करने थे नहीं, तो उन्हें भी ये रिश्ता ठीक लगा। उन्होंने आलोक से पूछा तो उसने भी अन्य ढंग से अपनी स्वीकृति दे दी। इधर राधिका खुश थी कि चलो माँ के रूप में ही सही पर कोई तो घर में होगा जिससे वह अपने दुख सुख बांट सकेगी और मन की बात कहकर दिल हल्का कर सकेगी। लाला जी ब्याह तो कर लाए पर वह बिमलेश को पत्नी का सुख नहीं दे पाए। मोटा थल फुला शरीर, टूटा हुआ मन, कुल मिलाकर उन्होंने बिमलेश के साथ कोशिश तो बहुत की और उनसे से हुआ कुछ नहीं, बस ऊपर ऊपर से ही। जितना और जो भी कर सकते थे उन्होंने किया और रोज ही करते, फिर ठंडे होकर बाजों में खर्राटे लेने लगते। बिमलेश को तो बहुत कुछ चाहिए था पर वो इसी से खुश थी कि चलो जहाँ कुछ नहीं होता था वहाँ कुछ तो शुरू हुआ। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर हाँ, बिमलेश अपनी दोनों शादियों में शारीरिक सुख से वंचित रही। पहली शादी में तो उसे सिर्फ मानसिक और शारीरिक ताड़ना ही मिली थी, तो प्यार के बारे में वह सोच ही नहीं पाई। पर इस घर में उसकी सारी भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरतें पूरी होने लगी, तो अब शारीरिक जरूरतें जागने लगी थी। वो इन जरूरतों को पूरी करने के लिए एकांत में समय गुजारने के साथ साथ खुद को ही प्यार करने लगी। इस तरह से घर में दो दो औरतें थीं जो रिश्ते की शर्म की वजह से आपस में अपने दुख भी नहीं बांट सकती थी। राधिका ने शुरू में तो बिमलेश को माँ कहना चाहा, पर दोनों की उम्र में यही कोई 2-3 साल का ही फर्क था, तो बिमलेश ने उससे खुद को दीदी ही कहल। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। लाला जी ने 3 मंजिले पर राहुल के लिए भी एक कमरे का सेट बनवा कर रखा था। राहुल तो घर का ही सदस्य था, उसका खाना और नाश्ता भी घर पर ही रहता। वह बिमलेश को सेठानी और राधिका को भाभी कहता। राहुल ठीले बदन का बाका नौजवान तो था ही और काफी सलीकेदार और साफ सुथरा भी रहता था। लाला जी की हर अच्छी बुरी खबर वह रखता था, क्योंकि लाला जी के सारे हिसाब किताब और धंधों में गड़बड़ी की जानकारी राहुल के ही पास रहती। अब तो वसूली पर भी अक्सर राहुल ही जाता। लाला जी की ही तरह अब वह भी गुल खिलाने में माहिर हो गया था। जब भी तगादे पड़ जाता तो घर की औरतों से उसे बहुत कुछ मिल जाता। जब लाला जी को इस बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने उसे कसम दे दी कि वो ये सब ना करे। उसके 26 साल की उम्र होने के बाद ही लाला जी उसकी शादी करा देंगे। इधर राहुल राधिका और बिमलेश से बहुत घुल मिल गया था। जब रात को लाला जी ज्यादा खराटे भरते रहते तो कभी कभी बिमलेश ऊपर की मंजिल पर बने हुए राधिका के कमरे में सोने चली जाती, जहां दोनों में देर रात तक हंसी मजाक चलती रहती। फिर दोनों टीवी देखते देखते सो जाती। एक रात बारिश जोरों की हो रही थी। लाला जी तो ठंड का बहाना करके 2 पैग लगाकर लुढ़क गए, लेकिन बिमलेश के मन में न जाने क्या आया। उसने भी एक बड़ा सा पैक बनाया और गिलास लेकर ऊपर राधिका के कमरे में चली गई। राधिका उसे पैग लेकर आता देखकर हंस दी और बोली, दीदी आज क्या करने का मूड है? बिमलेश ने झट से कमरा बंद किया और बोली, चल आज हम भी पीकर देखते हैं। राधिका ने मना भी किया, पर बिमलेश बोली, चल थोड़ी थोड़ी हम भी पी लेते हैं। दोनों ने बुरा सा मुंह बनाकर 2-4 घूंट कटक लिए। धुआंधार बारिश हो रही थी और जोरों की बिजली कड़क रही थी। ठंड भी काफी ज्यादा थी, तो दोनों रजाई में घुस गई। राधिका बाथरूम में चली गई तो बिमलेश ने उसका मोबाइल उठा लिया। बिमलेश ने देखा
कि राधिका कोई दिलचस्प वीडियो देख रही थी। बिमलेश ने भी वह वीडियो देखनी शुरू कर दी। उसका ध्यान पूरी तरह से वीडियो पर केंद्रित हो गया। वीडियो बहुत ही रोमांचक थी। बिमलेश को लगा कि उसके मन में कुछ हलचल हो रही है। वह सोच में डूब गई और उसकी उंगलियां अचानक ही उसकी नाइटी के पास चली गई। वह वीडियो में पूरी तरह खोई हुई थी। तभी उसने देखा कि राधिका बाथरूम से लौट आई थी और उसके पास खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। इन नजरों में एक अजीब सी समझ और गहरा भाव था। बिमलेश ने जल्दी से मोबाइल एक तरफ रख दिया। राधिका ने कमरे की लाइट बंद की और रजाई में जाकर लेट गई। कमरा पूरी तरह से शांत था। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। राधिका डर के मारे बिमलेश से चिपक गई। अब स्थिति कुछ ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे को सहारा देने लगी। राधिका बिमलेश को मजबूती से पकड़ रखी थी और दोनों एक दूसरे में खो गए। काफी देर तक आपस में बातें करने और हंसी मजाक करने के बाद बिमलेश और रेशमा ने एक दूसरे का हाथ थामा और आराम से बिस्तर पर बैठ गई। अब वह दोनों थकान महसूस कर रही थी, लेकिन उनकी दोस्ती और आपसी समझ उन्हें हमेशा करीब लाने लगी थी। दोनों के बीच एक गहरा भावात्मक रिश्ता था जो उन्हें एक दूसरे के साथ सहज महसूस कराता था। राधिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे साथ समय बिताकर हमेशा सुकून मिलता है। बिमलेश ने उसकी बात से सहमति जताई और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेट गए। बिजली की कड़कड़ हट और बाहर की बारिश ने माहौल को और भी ठंडा बना दिया और दोनों ने एक दूसरे को सहारा देने के लिए पास आकर रजाई ओढ़ ली। उनकी दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। रिश्ता बदल चुका था। राधिका ने बिमलेश से कहा, तुम्हारी परवाह मुझे हमेशा खास महसूस कराती है। बिमलेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। दोनों ने कुछ समय बाद आराम से सोने का निर्णय लिया। उनकी बातचीत और साथ बिताया गया वक्त उनके लिए बहुत अनमोल था। अब उनका साथ बिताना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताने लगी, अपने विचार और अनुभव साझा करती थी। राधिका अब बिमलेश के साथ एक सहज और मधुर संबंध में थी, जिसमें वह एक दूसरे की मदद और समर्थन किया करती थी। लाला जी भी अपने तरीके से बिमलेश को यार करते थे। बिमलेश, जो कि एक सशक्त और स्वतंत्र महिला थी, अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों की संभालने में सक्षम थी और लाला जी के साथ उसकी बातचीत सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों और छोटे मोटे कामों तक सीमित थी। एक दिन लाला जी ने राधिका से कहा, राहुल के कमरे से हिसाब किताब का लेजर ले आओ। राधिका राहुल के कमरे में जाकर लेजर की तलाश करने लगी। उसी दौरान उसे राहुल के बिस्तर के नीचे कुछ किताबें मिली। उन किताबों में कुछ तस्वीरें और कहानियां थी, जिसे देखते ही राधिका के मन में अरमान जागने लगे। राधिका ने किताब को अपने पास रख लिया और सोचने लगी कि वो राहुल के बारे में ज्यादा जानना चाहती है। उसका मन राहुल की शख्सियत की ओर आकर्षित हुआ। उसे लगा कि राहुल के जीवन के बारे में जानने और समझने की कोशिश करना उसकी अपनी जिज्ञासा का हिस्सा है। किताब के पन्नों को पलटते हुए राधिका ने कुछ पुराने फोटो और चित्र देखे जो उसके मन में अजीब सी स्थिति पैदा करने वाले थे। वह अपने कमरे में चली गई और शांति से किताब के पन्नों को पढ़ने लगी। रात को राधिका ने खुद को राहुल के बारे में और जानने की सोचते हुए पाया। वह सोचने लगी कि शायद उसे राहुल से बात करनी चाहिए और उसके जीवन के बारे में और जानना चाहिए। इसी प्रकार राधिका और राहुल के बीच एक नई समझ और दोस्ती की शुरुआत होने लगी। बिमलेश लाला जी के करीब बैठी हुई थी और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। लालाज ने हंसते हुए बिमलेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे प्यार से करने की मन से उसकी ओर देखने लगे। इसी दौरान राधिका कमरे के बाहर खड़ी थी और दोनों की हंसी सुन रही थी। उसकी मनोचा कुछ अलग थी, लेकिन उसे लगा कि उसे इस समय और कुछ नहीं सोचना चाहिए। वह अपने विचारों में जूझते हुए वापस ऊपर की ओर चली गई। जब वो ऊपर गई तो उसने देखा कि राहुल के कमरे की लाइट जल रही थी।
उसने धीरे धीरे कमरे की ओर देखा और राहुल कुछ किताब पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वो उत्साहित भी हो रहा था और उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। राधिका का मन कुछ उलझनों में था, लेकिन उसने अपने विचारों को शांत किया और सोचा कि अब उसे राहुल से बात करनी ही चाहिए। उसने निर्णय लिया कि उसे राहुल के पास जाना चाहिए। उसने राहुल को फोन किया और कहा, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या तुम आ सकते हो? लेकिन ध्यान रखना कि लाला जी नीचे सो रहे हैं, उन्हें जगाना मत। राहुल ने बिना कोई सवाल किए और धीरे से उतरकर उसके कमरे में आ गया। राहुल के मन में राधिका के प्रति एक गहरा आकर्षण था, लेकिन उसने कभी उसे व्यक्त नहीं किया था। उसके दिमाग में कई ख्याल आते रहते थे, लेकिन वह अपने ख्यालों को दिल में ही दबा लेता। एक दिन जब राधिका ने उसे बुलाया और कहा, राहुल, आज मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर सकते हो? राहुल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ भाभी, आता हूँ। वह जल्दी से तेल की शीशी लेकर आया। राधिका ने उससे कहा, कमरे की लाइट थोड़ी धीमी कर दो ताकि दीदी ऊपर ना आ जाए। राहुल ने तुरंत लाइट धीमी कर दी और धीरे धीरे उसके पैरों की मालिश शुरू कर दी। राधिका ने महसूस किया कि सीढ़ियों से गिरने के कारण दर्द केवल पैरों में नहीं बल्कि कमर तक पहुंच गया है। वो बोली, थोड़ी मालिश घुटनों के ऊपर और कमर पर भी कर दो, दर्द ऊपर तक पहुंच गया। इतना कहकर राधिका औंधी होकर लेट गई ताकि मालिश आराम से हो सके। राहुल उसकी बात मानते हुए धीरे धीरे उसकी टांगों और कमर की मालिश करता रहा। वह इस प्रक्रिया में काफी संजीदगी और ध्यान से काम कर रहा था ताकि उसे आराम मिल सके। राधिका थोड़ी असहज होकर बोली, अगर कर रहे हो तो ढंग से करो वरना जाओ। राहुल ने अपनी गति तेज की और मालिश पूरी की ताकि राधिका को राहत मिल सके। राधिका ने प्रमोद से कहा, यहाँ अच्छे से मालिश करो और ऊपर बेड पर आकर बैठ जाओ ताकि मुझे आराम मिल सके। प्रमोद थोड़ी झिझक के साथ राधिका की बात मानते हुए उसकी पिंडलियों पर तेल की मालिश करने लगा। उसे लग रहा था कि ये सामान्य बातचीत है, लेकिन उसकी धड़कनें अब तेज हो रही थी। तभी राधिका अचानक पलटी और राहुल की टी-शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे हल्के से बोली, तुम कैसी किताबें पढ़ते हो? मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। अब प्रमोद थोड़ा घबरा गया और बोला, भाभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें, क्योंकि वह ये सब बहुत असहज महसूस कर रहा था। ये सब जैसे सपना जैसा लग रहा था। तभी राधिका बोली, चल अब इतना भी नादान मत बन, जल्दी से अच्छी तरह मालिश कर दे कि मुझे सुकून मिल जाए। राहुल राधिका की बात समझ गया और मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद राधिका ने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए और इस बारे में किसी से बात मत करना वरना ये घर छोड़ना पड़ेगा। राहुल तुरंत अपने कपड़े ठीक करता हुआ वहां से चला गया। राधिका भी उठी, अपने कमरे में चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। उसने दिन भर की थकान को दूर करने की कोशिश की और खुद को आराम दिया। अगली सुबह बिमलेश मुस्कुराते हुए राधिका से बोली, रात को तेरे कमरे से कुछ हलचल सी सुनाई दे रही थी, शायद तूने टीवी पर कोई फिल्म देखी होगी। अगली बार आवाज थोड़ी धीमी कर लिया कर। राधिका ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो नीचे पानी लेने आई थी, लेकिन आपका कमरा भी कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा था। बिमलेश हंसकर बोली, लाला जी कोशिश तो कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। वैसे भी लाला जी से आराम की उम्मीद तो नहीं होती, उल्टा मन और बेचैन हो जाता है। मैं तो सोच रही थी तेरे पास आ जाऊं, पर लाला जी ने दरवाजे की कुंडी कसकर बंद कर दी थी जो मुझसे खुली नहीं। राधिका ये सुनकर थोड़ी असहज हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि अगर दीदी सच में आ जाती तो क्या होता। राधिका ने फिर बिमलेश से कहा, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, कभी कभी तो लगता है कि भाग जाऊं या आलोक से अलग हो जाऊं। बिमलेश ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया
और फिर उसे गले लगा लिया। दोनों ही भावुक होकर रोने लगी। बिमलेश ने धीरे से कहा, कहाँ जाएगी पगली, बाहर की दुनिया तुझे जीने नहीं देगी, यहाँ तो हम दोनों रानियों की तरह रह रहे हैं। थोड़ी सी मुश्किलें हैं पर मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। दोनों एक दूसरे को संभालते हुए गले लगी रही। राधिका ने फिर बिमलेश से कहा, चलो अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, आज रात में तेरे का कमरे में आऊंगी, हम दोनों साथ रहेंगे। बिमलेश हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आज रात कुछ खास लाऊंगी। राधिका भी ये सुनकर हंस पड़ी। दिन में राहुल राधिका के सामने आने से बचता रहा। जब वो दोपहर का खाना खाने आया तो राधिका ने उसके खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल दी। राहुल ने जैसे ही निवाला मुंह में रखा तो उसकी आह निकल गई। पास ही खड़ी बिमलेश बोली, क्या हुआ? राहुल धीरे से बोला, लगता है सब्जी कुछ ज्यादा ही तीखी है। राधिका हंसते हुए बोली, अभी अभी तो लाला जी खाकर गए हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लगता है तेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, इसलिए सब्जी तुझे तीखी लग रही है। राहुल अब चुप हो गया और जैसे तैसे खाना खाया। फिर राधिका ने उससे कहा, ऊपर मेरे कमरे में आना, मैं तुझे दवा दे दूंगी, मुंह में लगा लेना, तुझे आराम मिल जाएगा। ये कहकर वह ऊपर कमरे में चली गई। पीछे बिमलेश ने राहुल को जबरदस्ती उसके कमरे में भेज दिया और बोली, जा भाभी से दवा ले ले, नहीं तो परेशान होता रहेगा। राहुल के ऊपर कमरे में पहुंचते ही राधिका ने उसे पकड़ लिया। राहुल गिड़गिड़ा लगा, भाभी जी अभी जाने दो, लाला जी मेरी राह देख रहे होंगे। वे दोनों नीचे आ गए। रात को खाने से निबट कर बिमलेश ने लाला जी को कह दिया कि आज रात मैं राधिका के पास सोऊंगी, मेरा जी खराब हो रहा है। लाला जी भी समझते थे। वह बिमलेश से बोले, अब बार जब आलोक आए तो उसे समझाओ कि वह नौकरी छोड़ दे और हमारे साथ ही काम करे, यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? बिमलेश ऊपर चली गई। राधिका उसका इंतजार कर रही थी। उसने किवाड़ बंद कर लिया और राधिका के साथ बिस्तर पर बैठ गई। बिमलेश ने हाथ में एक थैला लिया हुआ था जिसमें शायद कुछ था। राधिका ने उससे पूछा तो बिमलेश हंसकर बोली, अभी दिखा दूंगी। तब राधिका ने अलमारी से एक नाइटी निकालकर बिमलेश को देते हुए बोली, आप फ्रेश होकर इसे पहन लेना। बिमलेश हंस पड़ी और बोली, हमें इसकी भी क्या जरूरत है? पर राधिका ने जिद की तो उसने पहन ली। अब दोनों किसी कॉलेज की सहेलियों की तरह नजर आ रही थी। हंसते हंसते दोनों बेड पर लेटकर टीवी देखने लगी। फिर हुआ वही जो लगभग हर रात होता था। राधिका मौके की नजाकत देखते हुए बिमलेश से बोली, दीदी आपके पति तो आपके साथ है, पर मैं क्या करूं? इस पर बिमलेश चुप हो गई और कुछ सोचने लगी। तभी राधिका ने उसे राहुल वाली बात बता दी। राधिका बिमलेश से लिपट हुए बोली, दीदी इसमें मेरी ही गलती है, पर मैं क्या करूं? मैं तो शादी से पहले भी अकेली थी और शादी के बाद भी अकेली हूं। शादी से पहले सहेलियों की बात सुन सुनकर दिल बहला लिया करती थी। जब शादी हो गई तो पति का प्यार नहीं मिला। आलोक मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वह कहता है बच्चा कर लो। मैंने भी शर्त रखी है कि जब तक तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे तब तक मैं बच्चा नहीं करूंगी। दीदी इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं कि हम पर कब इल्जाम लगा दें कि बच्चा हमारा नहीं है। राधिका की बात सुनकर बिमलेश भी राहुल के बारे में सोचने लगी। असल में उसने भी राहुल को अलग नजरिए से देखा था। उसने राधिका से राहुल के बारे में सारी बात जान ली और आखिर में वह राधिका से लिपट हुए बोली, तूने तो कमाल का काम किया है, अब तू अपने आप को अकेली मत समझ, इस काम में मैं भी तेरे साथ दूंगी। इस पर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अगले दिन राधिका ने राहुल को समझा दिया कि रात को सबके सोने के बाद करीब 10 बजे नहा धोकर उसके कमरे में आ जाए। आज उसके शरीर में बहुत दर्द है, उसे आज फिर से मालिश करवानी है। रात को राधिका ने जल्दी खाना खत्म किया और अपने कमरे में जाकर नहाने के बाद एक अच्छी सी नाइटी पहनकर बिस्तर पर लेट गई। जब वो आ रही थी उसने नजरों से ही बिमलेश को इशारा कर दिया था। किचन से निपटने के बाद जब बिमलेश कमरे में आए तो उसने देखा कि लाला
जी शराब का गिलास लिए बैठे थे। आज बिमलेश ने उनसे शराब को लेकर कुछ नहीं कहा, बल्कि जब लाला जी ने गिलास खत्म किया तो उसने खुद ही उन्हें एक और बड़ा सा पैक बनाकर दे दिया। लाला जी बिमलेश के इस रवैये से हैरान थे। बिमलेश आज इतने अच्छे मूड में कैसे है? बिमलेश ने हंसते हुए कहा, जब तुम पीते हो तो थोड़ा ज्यादा आराम मिलता है, इसलिए। लाला जी भी खुश होकर गिलास खाली करने लगे और खुशी खुशी में 2-3 पैग और चढ़ा लिए। फिर बिस्तर पर गिरते ही खर्राटों की आवाज आने लगी। उधर राहुल ने जब बिमलेश को किचन से बाहर जाते हुए देखा तो वह चुपके से राधिका के कमरे की ओर बढ़ गया। राधिका ने उसे अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया। आज कोई जल्दी नहीं थी, पर फिर भी राहुल घबरा रहा था। राधिका ने उससे कहा, तू इतना घबरा क्यों रहा है? इसे अपना ही कमरा समझ। फिर थोड़ी देर में राहुल सामान्य हो गया। बाहर से कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी आ रही थी। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और बिमलेश अंदर आ जाती है। उसने लाइट जलाई तो देखा कि राहुल भी राधिका के साथ है। राहुल को ये उम्मीद नहीं थी कि अचानक बिमलेश भी आ जाएगी। अब प्रमोद डर के मारे कांप रहा था। बिमलेश ने उसे तुरंत एक थप्पड़ लगा दिया। तभी राहुल अपने कपड़े उठाकर वहां से भाग गया। बिमलेश ने किवाड़ बंद कर लिया और लाइट ऑफ कर दी। राधिका खिलखिलाते हुए बोली, दीदी बस 5 मिनट बाद आती तो अच्छा होता। तभी बिमलेश बोली, मैं यहाँ से जाती हूँ, तू राहुल को अभी नीचे भेज और उससे कहना कि अभी आकर मुझसे माफी मांगे, वरना सुबह होते ही मैं उसकी छुट्टी करवा दूंगी। यह कहकर बिमलेश उसके कमरे से चली गई। राधिका ने राहुल को फोन करके बुलाया। राहुल आया तो वह दिखावटी घबराहट दिखाते हुए बोली, राहुल दीदी तुम पर बहुत गुस्सा है, अब तू एक काम कर, तू अभी नीचे चला जा और कैसे भी करके उन्हें मना ले। उन्होंने हमारी वीडियो बना ली है, इसलिए उनसे आराम से बात करना, नहीं तो वो सुबह लाला को सब कुछ बता देंगी, तो पता नहीं वह तेरे साथ क्या करेंगे। राधिका की बात मानकर राहुल नीचे पहुंचा। कमरे के अंदर से तो लाला जी के खर्राटों की आवाज आ रही थी। बिमलेश वहीं बगल में रखे सोफे पर बैठी हुई थी। राहुल कमरे में घुसा और बिमलेश के पैर पकड़ लिए। बिमलेश ने उसे धक्का दिया और कहा, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सुबह को तू अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना, मुझे सुबह तू दिखाई नहीं देना चाहिए। राहुल वहीं नीचे बैठ गया और गिड़गिड़ा हुए बोला, मालकिन ऐसा जुल्म न करे, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, मैं आपकी गुलामी करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। बिमलेश मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आज से तू मेरी भी ऐसी ही सेवा करेगा जैसी राधिका की कर रहा था, और आज से तू लाला जी से ज्यादा मेरा वफादार बनकर रहेगा। बोल, मंजूर है। राहुल ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। बिमलेश बोली, चल अब मेरी मालिश कर दे, आज घर का काम ज्यादा किया था तो मैं थक गई हूँ, और हाँ अगर लाला जी जाग जाएं तो इधर सोफे के पीछे छिप जाना, बाकी का मैं संभाल लूंगी। राहुल अपनी मालकिन की बात मानते हुए उसकी आज्ञा का पालन करने लगा। बिमलेश भूल गई थी कि बगल में लाला जी भी सो रहे हैं। तभी अचानक लाला जी की आवाज आई, कहाँ गए? तभी बिमलेश ने राहुल को रुकने के लिए कहा और उसे ऊपर जाने का इशारा किया। अगली सुबह जब राधिका और बिमलेश दोनों आमने सामने हुई तो एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराने लगी। बिमलेश ने राधिका से कहा कि राधिका तू राहुल को ऐसे दिखाना जिससे उसे पता ना चल जाए कि मैंने उसे माफ कर दिया या नहीं, और तू जब भी राहुल को मालिश करने के लिए बुलाए तो मुझे पहले बता देना। राधिका ने हाँ में सर हिलाया। बिमलेश आगे बोली, इसी तरह जब मैं उसे बुलाऊंगा दिया करूंगी। राहुल को हमेशा एक दूसरे का डर बना रहना चाहिए। इसी तरह दोनों सास बहू खुश होकर रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सच्ची हिंदी कहानी में।
दोस्तों, मेरे बड़े भाई की शादी हुए करीब 7 महीने हो चुके हैं। मेरी नई भाभी अर्चना बहुत ही खूबसूरत थी। भैया, भाभी के बीच रात में खटपट की आवाजें सुनाई देने लगी थी। हर रात उसके कमरे से बहस की आवाजें सुनाई देती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन जब भैया घर पर नहीं थे, तो मैंने मौका पाकर अर्चना भाभी से उनकी बहस का कारण पूछा। वो थोड़ा असहज नजर आई, फिर मेरे हाथ को पकड़कर कहा, तुम्हारे भैया मुझे वो खुशियां नहीं दे पाते जिनकी मुझे उम्मीद थी। यही हमारे झगड़े की असली वजह है। इतना कहने के बाद उन्होंने मुझे कुछ अजीब नजरों से देखा, जैसे कुछ और कहना चाह रही हो। फिर अचानक उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। मैं हक्का बक्का रह गया। हालांकि उनके लिए वो बीते दिनों की बात हो चुकी थी, पर मेरे लिए अर्चना भाभी अब भी नई ही थी। शादी के 7 महीने बाद मैं पहली बार गांव आया था। मेरे पिताजी की नौकरी शहर में होने के कारण हमारा परिवार वही रहता था, और अभी अभी मैंने अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं खत्म की थी। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाने का मन बना चुका था। गांव के घर में मेरे भैया और दादाजी रहते थे। अब भाभी के आ जाने से उनका ख्याल रखने वाला कोई था। शादी के तुरंत बाद हम पिताजी की नौकरी की वजह से ज्यादा रुक नहीं पाए थे, लेकिन इस बार मैं कुछ दिन रुकने वाला था। गांव पहुंचते ही मैंने घर के अंदर जाकर अपना बैग रखा, तभी अर्चना भाभी मेरे सामने पानी का गिलास लेकर आई। वो कुछ कहे बिना पानी देकर जल्दी से चली गई। मैंने ध्यान दिया कि वो हर समय पल्लू ओढ़कर रहती थी। उनकी नजाकत और सौंदर्य ने मुझे एक अलग ही एहसास दिया, लेकिन मैं उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया था। अगले दिन मैं गांव के अपने दोस्तों के साथ तालाब पर तैरने चला गया। शहर में इन सब चीजों का अनुभव नहीं होता था, और इस गांव का सुकून कुछ और ही था। दोस्तों गांव आने के बाद से हर दिन कुछ नया अनुभव हो रहा था। 2-3 दिन तक अपने दोस्त गौतम के साथ तालाब में तैरने और उसके फार्म हाउस पर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए समय बीत गया। गौतम के साथ मस्ती करने में 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन चौथे दिन मेरी मस्ती वही थम गई जब गौतम ने बताया कि उसे अपनी बहन के घर जाना है। जाते समय उसने फार्म हाउस की चाबी मुझे दे दी। हालांकि गौतम के न होने से मुझे फार्म हाउस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि वहां अकेले जाकर मैं क्या करता। इसलिए मैंने घर पर ही रुकने का फैसला किया। उस दिन सुबह के 11 बजे रहे थे और मैं अभी तक नहाया नहीं था। मेरे चेहरे की उदासी देखकर दादाजी ने मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उन्हें बताया कि गौतम कुछ दिनों के लिए चला गया है और घर पर बैठकर मुझे बोरियत हो रही है। दादाजी ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चिंता मत करो। आज तुम्हें नहाने में आलस आ रहा है तो आज तुम्हारी भाभी तुम्हें नहला देगी। दादाजी की बात सुनकर भाभी के चेहरे पर हल्की सी शर्म और झिंझक झलक नहीं लगी। वो हमेशा से बेहद मिली और संकोची थी, लेकिन दादाजी की बात को वो टाल नहीं सकती थी। मैं बाथरूम में जाकर बैठ गया और भाभी के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही भाभी ने अपने कोमल हाथों से मेरे शरीर को छुआ तो एक अजीब सा एहसास हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी सुध बुद्ध खोने लगा। भाभी का हर स्पर्श जैसे मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों में गौतम के साथ घूमने के बजाय मुझे भाभी की ध्यान देना चाहिए था। भाभी ने धीरे धीरे मुझे नहलाना शुरू किया, लेकिन उनकी नजरें एक बार भी मेरी आंखों से नहीं मिली। उनकी झिंझक और शर्म का भाव साफ झलक रहा था, लेकिन उनके हर स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट और गहराई थी जो मेरे दिल में हलचल पैदा कर रही थी। मैंने धीरे से उनसे बात करने की कोशिश की। भाभी, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती है? आपसे बात करने का मन करता है। भाभी ने बिना मेरी ओर देखे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस। यूं ही उनके संकोच से भरे शब्दों में एक अलग ही मासूमियत थी। नहाने के दौरान हर
पल जैसे एक नया एहसास पैदा कर रहा था। शायद ये वही पल था जब मुझे समझ आ रहा था कि अर्चना भाभी के साथ बिताए हुए ये पल अब कुछ खास होते जा रहे थे। शायद भाभी मेरे मजाक से कुछ शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उन्हें थोड़ा सहज करने के लिए मैंने हल्की सी शरारत में अपने शरीर पर लगे साबुन के झाग को उनके गाल पर लगा दिया। भाभी ने मेरी इस मस्ती पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। जब मैं नहा रहा था तो उनके सिर का पल्लू बार बार नीचे खिसक रहा था और वो उसे बार बार ठीक करने की कोशिश कर रही थी। पल्लू बार बार उठाने की वजह से एक बार साड़ी का पल्लू अचानक से पूरी तरह नीचे गिर गया। मैंने कभी भाभी को उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन उस पल में उनकी खूबसूरती मेरे सामने एक अलग ही रूप में आई। वो बेहद सुंदर लग रही थी। भाभी ने तुरंत अपना पल्लू वापस ढक लिया और शर्माते हुए बोली, दक्ष, अब तू खुद ही अपने शरीर पर पानी डाल लो, मैं बाहर जा रही हूं। ऐसा कहकर वहां से बाहर चली गई। मैंने पानी डालकर अपने शरीर को साफ किया और तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। बाहर आकर देखा कि दादाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। बाथरूम से निकलते ही मैं सीधा भाभी के कमरे में चला गया। भाभी साड़ी बदल रही थी और जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए थे। मुझे देखते ही वो थोड़ी चौंक गई और बोली, दक्ष, तूने अभी तक पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने शरारत में कहा, भाभी, मुझे आप नहला रही है तो मेरा बाल भी सुखाएं। तुम्हारे मुलायम हाथों का स्पर्श बहुत अच्छा लगता है। अब मैं रोज तुमसे नहाऊंगा। मेरी बात सुनकर भाभी ने हल्की सी नाराजगी जताते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन उनकी आंखों में एक नटखट सी मुस्कान झलक रही थी। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। अपनी प्यारी भाभी के साथ थोड़ा मस्ती करने का हक तो है ना मुझे। भाभी मेरी इस बात पर हंसने लगी। ये पहली बार था जब मैंने उन्हें इस तरह हंसते हुए देखा था। जैसे ही मैं अपने बाल सुखाने लगा तो भाभी अपने कमरे से बाहर जाने लगी। तभी मैंने उनका हाथ हल्के से पकड़कर पूछा, तुम हमेशा इतनी थकी हुई क्यों दिखती हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी इस बात पर भाभी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उस रात जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तो मुझे भैया और भाभी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। भैया का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था और वहां से उनके आपसी संवाद की धुंधली आवाजें आ रही थी। ये ऐसा था मानो दोनों के बीच कोई गहरी बात चल रही हो, जिसे सुनकर मेरे मन में हलचल होने लगी। दोस्तों, उस रात दादाजी छत पर सोए हुए थे, इसलिए शायद उन्हें भैया भाभी के बीच हो रही बातें सुनाई नहीं दी होंगी, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं अन्य ढंग से अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे से भैया के कमरे की ओर झांका। कमरे में हो रही बातचीत से मुझे समझ में आ गया कि भैया इस बात से नाराज थे कि भाभी बिना उन्हें समय दिए सो गई थी। मुझे ये सब सुनना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ये उनकी निजी बातें थी। मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उस रात की बातें मेरे मन में घूमती रही। दोस्तों, अगली रात जब सब कुछ शांत लग रहा था तो भाभी की कुछ हल्की और असामान्य आवाजें फिर से मेरे कानों तक पहुंची। मैं बेचैन हो गया और इस बार उत्सुकता इतनी बढ़ी कि मैंने भैया के कमरे में झांकने का मन बना लिया। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे से भैया के कमरे की ओर बढ़ने लगा, तब अचानक मुझे दादाजी की गहरी आवाज सुनाई दी। दादाजी शायद छत से नीचे आ गए थे। उनकी भारी और सख्त आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाभी की आवाज भी तुरंत बंद हो गई। शायद उन्होंने भी दादाजी को सुन लिया था। दादाजी 60 साल के थे, लेकिन उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो अभी भी काफी सशक्त और दृढ़ नजर आते थे। उनकी उपस्थिति ने मुझे झकझोर दिया और मैं बिना कोई देरी किए सिर झुकाकर वापस अपने कमरे में भाग गया। दोस्तों, अगले दिन नाश्ते के समय भी मैंने भैया
भाभी के बीच एक अजीब सी खामोशी और तनाव। महसूस किया दोनों की आंखों में एक अनकही दूरी और खिंचाव था। भैया नाश्ता खत्म करते ही रोज की तरह टिफिन लेकर अपनी दुकान के लिए निकल गए, लेकिन भाभी की उन अजीब आवाजों की गूंज मेरे दिमाग में बार बार दोहरा रही। और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे थोड़ा अजीब और शर्मिंदगी महसूस हुई। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते अचानक मुझे नींद आ गई। जब मैं नींद से जागा तो अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि घर में कोई हलचल नहीं थी। दोस्तों बाहर ना तो दादाजी नजर आए और ना ही भाभी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। भाभी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन दादाजी के कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे इस अचानक सन्नाटे से थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान न देते हुए बाहर की ओर देखा। मैंने किचन से पानी पीकर बाहर देखा तो भाभी दादाजी के कमरे से बाहर निकलती दिखी। उनकी शरीर में थकावट थी और वो बार बार अपने हाथों को सहला रही थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत उदासी और दर्द की छाया थी, जो मुझे परेशान कर गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा, दक्ष बैठ, मैं तेरे लिए खाने की थाली लेकर आती हूं। उनकी बातों में एक खास रमाई थी, लेकिन वो मुझसे नजर नहीं मिला पाई। ये सोचकर मेरा दिल थोड़ा धड़क उठा कि भाभी दादाजी के कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि वो इतनी थकी लग रही थी। घर में कुछ चीजें मुझे अजीब लगने लगी। भाभी हमेशा से सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उनके चेहरे पर छाई थकान ने उन्हें और भी प्यारा बना दिया था। मैंने महसूस किया कि दादाजी घर से बाहर नहीं दिखते थे। वो हमेशा भाभी के आसपास ही रहते थे, और ये देखकर मुझे ये साफ नजर आ रहा था कि भाभी की थकान का कारण शायद यही था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मुझे ये समझ में आ रहा था कि भैया और भाभी के बीच कोई अनकही बात चल रही थी। भाभी शायद भैया को वो समय नहीं दे पा रही थी जो वो चाहते थे, इसीलिए भैया हर दिन चिड़चिड़ा दुकान पर नहीं होते थे। तब भाभी कुछ घंटों तक दादाजी के कमरे में रहती थी। जब वो बाहर आती थी तो उनकी आंखों में एक अलग सा गहरा भाव होता था। मैंने दौरान भैया के बिना का माहौल महसूस किया। जब भैया एक दिन अचानक दोपहर में दुकान जल्दी बंद करके घर लौट आए। वो कुछ सामान लेने शहर गए थे और मुझे पता था कि वो देर रात तक घर पहुंचेंगे, लेकिन जब वो शहर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस इलेक्ट्रिक सामान के लिए वो आए थे, वो खरीदने में उन्हें 2 दिन और लगेंगे। भैया का शहर में रुकने का 1 दिन का समय 2 दिनों में बदल गया। मेरे माता पिता ने उन्हें 2 दिन और घर पर रुकने के लिए कहा। अगले 4 दिन तक भैया घर पर नहीं थे, और इस दौरान दादाजी ने छत पर सोने के बजाय भाभी के कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया। एक रात जब मैंने देखा कि भाभी दादाजी के कमरे में जा रही थी, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आधी रात को जब अचानक खांसी आई तो मेरी नींद खुल गई। पानी पीने के लिए जब मैं रसोई की ओर बढ़ा तो मेरे मन में भाभी के प्रति एक अलग सा आकर्षण और जिज्ञासा थी। क्या वो सच में थकी थी या कुछ और चल रहा था? मैंने सोचा और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तब मैंने देखा कि भाभी दादाजी के कमरे से बाहर आ रही थी। उस समय उनका चेहरा थका हुआ और चिंता में डूबा हुआ था। दादाजी के कमरे से अपने कमरे तक जाते हुए वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। मुझे उनकी हालत देखकर चिंता हुई और मैंने उन्हें संभाल लिया। भाभी, आप ठीक हो? मैंने पूछा। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो बहुत डर गई थी। मैंने उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया। भाभी, आप इतनी देर दादाजी के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने सवाल किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, और खुद को कंबल में लपेट कर सो गई। भाभी का आधी रात को दादाजी के कमरे से बाहर आना और उनका थका हुआ चेहरा मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया। अगले दिन से मैं भाभी से वही सवाल करने की कोशिश कर रहा था। दोपहर 12 बजे जब दादाजी थोड़ी देर के लिए बाजार सब्जी लेने गए थे, उस समय भाभी खाना बना रही थी। घर में
हम दोनों अकेले थे। मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए रसोई में जाकर उनसे सवाल किया, आप इतनी रात को दादाजी के कमरे में क्या कर रही थी? इस पर उन्होंने कहा, तुम्हारे दादाजी को खांसी आ रही थी, इसलिए मैं उन्हें पानी देने गई थी। मुझे समझ आ गया था कि वो झूठ बोल रही थी। पानी देने के लिए 10 मिनट काफी होते हैं, लेकिन वो तो पूरी 3 से 4 घंटे दादाजी के कमरे में थी। इस घर में क्या चल रहा है? मुझे सच बताओ। यहां आने के बाद से मैं रोज रात तुम्हारी और भैया की बहस सुन रहा हूं। तुम भैया के साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने गुस्से में कहा। वो थोड़ी चौंकी और कहा, भैया मुझे खुश नहीं रख सकते, इसलिए मैं अपने ससुर की सेवा करती हूं। मन से सेवा, इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। अब इसका जो मतलब तुम्हें समझना है। तुम सम, उन्होंने कहा और वहां से चली गई। उनकी बातों ने मुझे और सोचने पर मजबूर कर दिया। भाभी की आंखों में जो दर्द था वो मुझे समझ आ रहा था। क्या उनकी भैया के प्रति कोई भावनाएं हैं? क्या वो भैया की कमी को किसी और के साथ पूरा कर रही थी? इन सब सवालों के बीच मेरा दिल एक अजीब से उथल पुथल में था। दोस्तों, रात को जब भैया घर आए तो मैंने देखा कि भाभी की नजरें उन पर टिक गई। भैया ने भाभी की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो पहले हुआ करता था। ये सब देखकर मुझे भाभी के लिए कुछ करना था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक अच्छे पति को छोड़कर मेरी भाभी दादाजी के पीछे क्यों पड़ी है। उनकी ये हरकत मुझे अजीब लग रही थी। एक और दिन बीत गया और उस रात मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने दादाजी के कमरे में जाते हुए देखा। वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी और ये सब देखकर मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगले दिन दादाजी का एक दोस्त घर आया और उन्हें ग्राम पंचायत में ले गया। मुझे पता था कि दादाजी को वहां काफी समय लगेगा और जल्दी लौटने की संभावना कम थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने भाभी को बहाना बनाकर घर से बाहर ले जाने का फैसला किया। जब मैं भाभी के पास गया और कहा कि हमें मार्केट जाना है, तो उन्होंने बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान ली। लेकिन मैं उन्हें मार्केट ना लेकर अपने दोस्त के फार्म हाउस पर ले आया। फार्म हाउस पर पहुंचते ही मैंने देखा कि भाभी थोड़ी असहज थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उन्हें यहां क्यों लाया हूं। मैंने उन्हें मीठी बातें करके समझाया, भाभी मुझे पता था कि घर में रहते हुए आप कभी सच नहीं बोलोगी, इसलिए मैं आपको यहां लाया हूं। अब मुझे तुरंत सच बताओ कि तुम्हारे और दादाजी के बीच क्या चल रहा है? क्या सच में तुम भैया से खुश नहीं हो? भाभी ने मुझसे कुछ दूरी बनाई और अचानक मेरे करीब आ गई। उनका चेहरा मेरे सामने था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तब भाभी बोली, दक्ष, तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। मैंने तुम्हें एक बार बताया था, वही मान लो। अब तुम्हें गांव आए काफी दिन हो गए हैं। यहां के मामलों में दखल देने से अच्छा है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने घर वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे दादाजी की तरह मुझे तुम्हारी भी सेवा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा। मैंने उनकी बात को सुना और उन्हें अपनी आंखों में देखा। मैं समझ रहा था कि वो मुझसे सच छिपा रही है। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। दक्ष, कुछ बातें तुम नहीं समझ सकते। यहां की जिंदगी बहुत जटिल है, उन्होंने धीरे से कहा और फिर मुंह फेर कर वहां से चली गई। उनकी इस प्रतिक्रिया ने मुझे और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने तय किया कि मैं भाभी पर नजर रखूंगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से भाभी को फार्म हाउस पर लाने का बहाना बनाया। इस बार मैंने उन्हें एक चाय का कप ऑफर किया और मैंने कहा, भाभी, ये जगह कितनी सुंदर है ना? यहाँ की शांति में हमें थोड़ी देर बैठकर बातें करनी चाहिए। भाभी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें सच में क्या चाहिए? तब मैंने भाभी से बोला, मुझे बस तुम्हारे मन की बात जाननी है। तुम हमेशा थकी हुई क्यों दिखती हो? क्या तुम्हारे और भैया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या मैंने अपनी जिज्ञासा को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे बचने लगी। इस बार भाभी थोड़ी सी नरम हुई और बोली, देखो दक्ष, ये सब बहुत मुश्किल है।
तुम्हारे भैया मुझे वो खुशी नहीं दे पाए जो मैं चाहती थी, इसलिए मैं अपने ससुर की सेवा करती हूं। शायद मैं उसे अपने दिल के करीब लाना चाहती हूं, लेकिन ये सब आसान नहीं है। दोस्तों, उनकी आवाज में हल्की सी उदासी थी और मुझे समझ आ गया कि उनके मन में गहरे भावनात्मक संघर्ष चल रहे हैं। मैं उन्हें और समझाना चाहता था, लेकिन तभी उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, शायद मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी और बातें करनी चाहिए। तुम्हारी बातें मुझे सुकून देती हैं। दोस्तों, उस पल मैंने उनके चेहरे पर एक नई चमक देखी। ऐसा लगा जैसे उनके दिल के सारे राज मेरे सामने खुलने लगे हो। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस क्षण में कुछ जादुई सा महसूस हुआ। क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपनी खुशियों के लिए खुद को कभी ना छोड़ोगी? मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगी दक्ष, तुम्हारे साथ रहकर। मुझे हमेशा अच्छा लगता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और इस तरह हमारे बीच एक नई बंधन की शुरुआत हुई। भाभी की मुश्किलें समझने का मेरा प्रयास हमें और करीब लाने लगा। हमारे दिलों में एक नया एहसास जाग उठा था जो हमें एक नई दिशा में ले जा रहा था। मैं जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं ये सोचकर खुश था कि कम से कम मैं उनके साथ हूं और हम दोनों अपनी भावनाओं को समझने और साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन बीतते बीतते मैंने भाभी को लेकर अपने मन में कई सवाल उठाए। क्या वो सच में दादाजी के लिए भावनाएं महसूस कर रही थी, या ये सिर्फ एक सामान्य सा रिश्ते का विस्तार था? मैंने उन्हें घर छोड़कर आते ही सोचा कि आज का दिन एक नई शुरुआत हो सकता है। अपने दोस्तों के पास जाने का बहाना बनाकर मैंने दादाजी को ये बताकर घर से निकल गया कि मैं शाम को लौटूंगा। ये सुनकर दादाजी ने सिर हिलाया और मैं रास्ते में उनके साथ कुछ बातें करने लगा। मैंने जानबूझकर उन्हें अकेला समय देने की योजना बनाई ताकि मैं देख सकूं कि भाभी और दादाजी के बीच क्या चल रहा है। दोस्तों, जब मैंने भाभी को घर में अकेला पाया तो मुझे समझ में आया कि उन्हें दादाजी की देखभाल करने में कितनी कठिनाई होती है। मैं लगभग 5 घंटे तक घर के बाहर रहा। मेरी आंखें भाभी की हर हरकत पर थी। शाम के समय मैं ये सुनिश्चित करने के लिए वापस आया कि सब कुछ ठीक है। शाम को जब मैंने खाना खाकर खत्म किया तो मैंने ऐसा दिखाया कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही दादाजी किचन में गए, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस गया और वहां छिपकर बैठ गया। दोस्तों, करीब 1 घंटे बाद भाभी दादाजी के कमरे में आई। मैंने देखा कि वो उनकी पैरों की मालिश कर रही थी, लेकिन दादाजी की बातों में कड़वाहट थी। वो भाभी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह एक नौकरानी हो। ये सब देखकर मेरा दिल भर आया। भाभी के चेहरे पर जो थकान थी वो अब मुझे और स्पष्ट दिख रही थी। उसने दिन भर घर के कामकाज के बाद भी दादाजी का ध्यान रखा था। अब मैंने ठान लिया कि मुझे इस रिश्ते को बदलना होगा। अगले दिन जब भैया घर आए तो मैंने सबके सामने कहा, भैया, अब आप और भाभी हमारे साथ शहर में शिफ्ट हो जाइए। पिताजी ने आपके लिए एक अच्छी नौकरी देख रखी है। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, दादाजी के चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्होंने तुरंत भैया से कहा, हार्दिक, तुम और सुलभा कहीं भी नहीं जाओगे। अगर तुम दोनों चले गए तो मैं यहां अकेला कैसे रहूंगा? तब मैंने कहा, दादाजी, भैया और भाभी यहां रहते हुए भी आप भाभी की कितनी कद्र करते हैं। उन्हें खुश रहने का हक है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें? दोस्तों, मेरे शब्दों में कुछ ऐसा था जो भाभी की आंखों में चमक ले आया। मुझे लगा जैसे मैंने उनकी आवाज सुन ली थी जिसमें एक अनकही कहानी छिपी थी। भाभी ने मेरे चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराई। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि इस रिश्ते की डोर कितनी जटिल थी, लेकिन प्यार की शक्ति हर कठिनाई को पार कर सकती थी। इस प्रकार मैंने ठान लिया कि मैं भाभी और भैया के रिश्ते को एक नई दिशा देने में मदद करूंगा। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या
भाभी और दादाजी के बीच का ये अजीब सा बंधन टूटेगा। दोस्तों, दादाजी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने हार्दिक से कहा, मुझे माफ कर दो, तुमने इस गरीब घर की लड़की से शादी की और मैं उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता रहा। वो बिना किसी दहेज के हमारे घर में आई और इसलिए मैंने उसे हमेशा नौकरानी की तरह व्यवहार किया। मैंने जानबूझकर उसे काम में उलझा रखा कि ताकि वह रात को तुम्हें समय ना दे सके के और तुम्हारे बीच झगड़े होते रहे। अब जब दक्ष तुम दोनों को शहर ले जाने की बात कर रहा है तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। दादाजी ने अपने बेटे और बहू के सामने हाथ जोड़ दिए और बोले, तुम दोनों के बिना मैं यहां अकेला कैसे रहूंगा। ये सुनकर भाभी ने दादाजी को सहानुभूति से देखा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी हो। उन्होंने धीरे से कहा, दादाजी, हमने कभी भी आपके प्रति शिकायत नहीं की, हम सिर्फ आपका प्यार और समझ चाहते थे। हार्दिक ने भाभी की ओर देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कभी खुशी नहीं दी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से मैं तुम्हारे साथ और समय बिताऊं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। भाभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और बोली, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगी। उनकी बातों में एक नई उम्मीद और प्यार की गहराई थी। ये सुनकर दादाजी के चेहरे पर भी एक संतोष की लहर आई। कहा, अब हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस दौरान दक्ष ने उन दोनों के बीच हो रहे बात को ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि परिवार का प्यार और समर्पण हमेशा हर कठिनाई का हल निकाल सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। दक्ष ने कहा, शहर की जिंदगी में भी परिवार का प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होता भाभी। और हार्दिक ने एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भाभी ने अपने ससुर की गलती को छिपाने के लिए खुद को मेरे सामने चरित्रहीन तक कहलवान या, लेकिन उसकी आत्मा की मजबूती ने मुझे चौंका दिया। हर दिन उसने दादाजी की गलतियों को छिपाने के लिए खुद को दुखों में ढक लिया, जैसे वो कोई अदृश्य बोझ उठा रही हो। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक दिन दादाजी उसे समझेंगे। दोस्तों, समय बीतता गया। एक दिन दादाजी ने अपनी बहू को उसकी कद्र देना शुरू कर दिया। उन्होंने भाभी के मायके की गरीबी पर ताने मारना बंद कर दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि भाभी की सुंदरता और उसके बड़े दिल का उसकी मायके की गरीबी से कोई संबंध नहीं है। दादाजी ने महसूस किया कि असली खूबसूरती किसी के चेहरे में नहीं बल्कि उसके व्यवहार और मन में होती है। सुबह सुबह दादाजी ने एक दिन भाभी को प्यार से पुकारा, तुमने इस घर में अपनी मेहनत और लगन से जो प्रेम दिया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। उनकी बातों में एक नई गर्माहट थी, जैसे उनके दिल की बर्फ पिघल गई हो। भाभी की आंखों में चमक आई, दादाजी, मैं सिर्फ आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन अब मैं महसूस करती हूं कि मुझे भी सम्मान और प्यार मिल सकता है। दोस्तों, उनकी आंखों में एक नए विश्वास की रोशनी थी। ये सुनकर दादाजी ने भाभी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, मैंने तुम्हें कभी उचित सम्मान नहीं दिया। मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम्हारी कद्र करूंगा। इस पल ने दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत की। दक्ष ने ये सब देखा और उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। उसे ये देखकर खुशी हुई कि परिवार में प्यार और समझ का महत्व कितना बड़ा होता है। इस घटना ने हमें सिखाया है, दक्ष ने कहा, कि किसी की असली पहचान उसके स्वभाव और व्यवहार से होती है, न कि उसके पास मौजूद धन से। प्यार, सम्मान और एक दूसरे का सहयोग ही एक परिवार को मजबूत बनाता है। आखिरकार उन्होंने समझ लिया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें उन रिश्तों में छिपी हैं जो हमें सच्चा प्यार और सम्मान देती है। और ये सच्ची खूबसूरती कभी भी पैसे में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में पहली बार आए हैं
तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।